हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम एक नया मनहवा स्टार्ट करने वाले हैं जो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार स्टोरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा एमसी एक आम कॉरपोरेट कर्मचारी था जो हर हफ्ते करीब 78 घंटे काम करता था। उसकी जिंदगी बस ऑफिस, काम और थकान तक सीमित थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। वह अचानक एक फैंटेसी दुनिया में पुनर्जन्म ले लेता है। शुरुआत में तो उसे लगा कि यह अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरे संसार में पुनर्जन्म को सौभाग्य मानते हैं। लेकिन उसके लिए मामला उल्टा था। वह जिस शरीर में जन्मा वह एक नवाब खानदान का बेटा था, मगर पूरी तरह अनपढ़ और नाकारा। उसके पास कोई खास ताकत या चीट स्किल भी नहीं थी। फिर भी उसकी जिंदगी आरामदेह थी। स्वादिष्ट खाना, नहाने के समय नौकरानियां और विलासिता भरी दिनचर्या। वह काउंट के बेटे के रूप में बस खाता, खेलता और मस्त रहता था। उसे यह तक नहीं पता था कि यह दुनिया कौन सी है। एक दिन जब नौकरानियां उसे नहला रही थीं, उन्होंने कहा, साहब, आज जल्दी सो जाइए, आपके बड़े भाई कल लौटने वाले हैं। यह सुनकर आरएमसी, अब एलन, हैरान रह गया। जब उसने पूछा कि कौन से भाई, तो नौकरानियां बोलीं, लियो एंटोनियो पलासियो परिवार से। यह नाम सुनते ही उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। पलासियो फैमिली, ये नाम तो कहीं सुना है। फिर अचानक उसे याद आया, ये वही नाम था गेम साइकिडीलिया का। वह हक्का बक्का रह गया। ये वही खेल था जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में खेला था। एक टर्न बेस्ड आरपीजी गेम जिसमें चाहे खिलाड़ी कोई भी रास्ता चुने, जैसे ही 5 महापाप ग्रीड, राथ, स्लॉथ, प्राइड, ऑब्सेशन प्रकट होते थे, पूरा राज्य, रईस, शहर सब नष्ट हो जाते थे। और उन्हीं में से एक था पलासियो परिवार। उनका बड़ा बेटा लियो वेश्याओं का राजा कहलाता था और दूसरा बेटा एंटोनियो ड्रग किंग। पूरा परिवार घटिया और बर्बाद किस्म के रईसों का था, जो खेल की असली कहानी शुरू होने से पहले ही मिट जाता था। अब उसे समझ आया, वह तो पलासियो परिवार के तीसरे बेटे एलन पलासियो के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है, यानी एक मामूली खलनायक के रूप में। एलन अपने बिस्तर पर लेटा सोचता है, काश मुझे मेरी पुरानी बेकार जिंदगी में वापस भेज दो। वहां की तकलीफी भी इस मौत से बेहतर थी जो 10 साल बाद आने वाली है। आंखों में आंसू लिए वह सोचता है कि आखिर ऐसी जिंदगी का क्या मतलब जो जल्द ही खत्म हो जाएगी। तभी उसके मन में एक विचार आता है, रुको, मुझे तो भविष्य की पूरी कहानी पता है। मैंने वो गेम खेला है। अब उसके पास अपनी किस्मत बदलने का एक ही तरीका है, 5 महापापों को बर्बादी के रास्ते से हटाना। वह ठान लेता है कि सबको बचाएगा, सबको सुधार देगा, ताकि राज्य तबाह न हो। 2 महीने बाद उसका निजी शूरवीर याबन उसके पास आता है और बताता है कि उसने कुछ अनाथ बच्चों को बचाकर एक अनाथालय में रखा है, जिनमें एक लड़की है, युटिया। एलन खुश हो जाता है। उसे पता है कि गेम में यही युटिया बड़ी होकर व्राथ, यानी क्रोध का पाप बनती है, एक भयंकर राक्षसी जैसी लड़की। लेकिन अगर वह बचपन से सही माहौल में पले तो शायद वो राक्षस न बने। एलन उसे एक पत्र लिखता है जिसमें उसने एक छिपा संदेश डाला है। वो संदेश जिसे खेल में एक पादरी ने रात को शांत करने के लिए दिया था, मगर बहुत देर से। एलन सोचता है, अगर ये संदेश समय रहते उसे मिल गया तो शायद वो बदल जाए। जब युटिया वह पत्र पढ़ती है, उसके शरीर से इतनी प्रबल जादुई शक्ति निकलती है कि याबन डर जाता है। वह ठंडी आवाज में पूछती है, क्या यह पत्र सच में एलन ने भेजा है? याबन डरते हुए हाँ कहता है। फिर वह पूछती है, वो खुद क्यों नहीं आया? याबन जवाब देता है, उसने कहा कि समय अभी सही नहीं है। यह सुनकर युटिया शांत हो जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि एलन सच में कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका सच्चा मास्टर है। एलन खुश होता है कि उसने पहली पाप यानी रात को काबू में कर लिया है। अब वह सोचता है कि अगली सिन को कैसे सुधारा जाए। कुछ समय बाद जब वह लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा होता है, याबन थका हुआ आता है और बताता है कि उसने दूसरी सिन को भी बचा लिया है। लेकिन तभी उसका घटिया बड़ा भाई एंटोनियो अंदर आता है और उसे जमीन पर गिराकर अपने पैर से रौंद देता है। वह चिल्लाता है, तू किताबें पढ़ रहा है, तेरे जैसे निकम्मे से ये उम्मीद नहीं थी। एलन चुप रहता है, लेकिन इससे उसका भाई और भड़क जाता है। आखिर में एलन सिर झुकाकर कहता है, भाई साहब, अगर आप लाइब्रेरी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं बाहर चला जाता हूं। टोनियो अलोन पर हंसते हुए कहता है कि आखिरकार उसे अपनी औकात पता चल ही गई। तभी अचानक एक चाकू उड़ता हुआ आता है और टोनियो के सिर के पास से निकल जाता है। वो चाकू उनके सबसे बड़े भाई लियो ने फेंका था।
लियो कहता है कि उसे सुबह सुबह इतना शोर पसंद नहीं है। दोनों के बीच माहौल तुरंत गर्म हो जाता है और वे एक दूसरे को मार डालने की धमकी देने लगते हैं। अलन धीरे धीरे वहां से रेंगकर निकल जाता है क्योंकि वह उनके झगड़े में नहीं फंसना चाहता। ये परिवार असल में कहानी का एक साइड किरदार था जो शुरुआत में ही खत्म हो गया था। भले ही यह परिवार बहुत ताकतवर था, पर दोनों निकम्मे भाई हमेशा इस बात पर लड़ते रहते थे कि घर का मुखिया कौन बनेगा। एक को मांस का राजा कहा जाता था और दूसरे को नशे का राजा, यानी दोनों ही अंडरवर्ल्ड के राजा थे और कोई भी समझदार इंसान उनसे उलझने की हिम्मत नहीं करता था। अलान किसी तरह वहां से बचकर अपने कमरे में लौट आता है और सोफे पर लेट जाता है। दूसरी ओर याबान सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कमजोर और बेबस दिखने वाला इंसान अलान आखिर कैसे इंसानी प्रयोगों की सच्चाई जान गया। अलान बहुत कमजोर दिखता है, जो खुद की देखभाल भी ठीक से नहीं कर पाता, फिर भी उसे विदेशी गुप्त बातों की जानकारी है। यबान को अलान बहुत अजीब लगता है। जिस आखिरी बच्चे को उसने बचाया था वो बहुत खतरनाक था। उसकी शक्तियां दुनिया खत्म कर सकती थीं। उसे कलौन नाम के राज्य से छुड़ाया गया था जहां एक अवैध गुलाम बाजार चलता था। इस तरह अलान ने दूसरे पाप देस को बचाया। देस को जब गुलाम बना दिया गया था तो उसे बहुत प्रताड़ित किया गया और बार बार बेचा गया। इन सब के कारण वह आलस्य स्लॉथ का पाप बन गया, जो 5 बड़े पापों में से एक है। देस ने जब नियंत्रण खोया तो उसने पूरे राज्यों को बेरहमी से मिटा दिया। उसकी निर्दयता देखकर खिलाड़ी भी डर गए थे। उसकी खतरनाक प्रकृति के कारण अलान ने याबान को कहा कि उसके साथ नरमी से पेश आना। फिर याबान ने अलान से पूछा कि क्या उसने जो चिट्ठी यूदिया को भेजी थी वह उसी बच्चे के बारे में थी। अलान ने हाँ कहा। उसने यूदिया से कहा था कि उस बच्चे की देखभाल करना, क्योंकि वह बहुत कमजोर है। यूदिया ने वैसा ही किया। वह डेइस के पास गई और उसे मानसिक रूप से संभाला। उसने डेइस से कहा कि उसे एक महान व्यक्ति ने चुना है और अगर वह अलान के प्रति वफादार रहेगा तो उसे अपने दुश्मनों से बदला लेने का मौका मिलेगा। यूदिया की मदद से डेइस अपनी ताकत को नियंत्रित करना सीख गया। उधर अलान चिंतित था क्योंकि उसे तीसरे बॉस का कोई पता नहीं था। तभी याबान आता है और बताता है कि दूसरा बेटा टोनियो मर गया है। अलान चौंक जाता है क्योंकि गेम में टोनियो इतनी जल्दी नहीं मरता था। जल्द ही टोनियो का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन उनके पिता इस बात से बेफिक्र होकर औरतों के साथ मौज मस्ती करते रहते हैं। अलान को शक होता है क्योंकि कहा गया कि टोनियो गिरने से मरा, लेकिन गेम में लियो उसे बड़ी मुश्किल से मारता है। अब लियो टोनियो की लाश पर हंस रहा था। फिर भी अलान को बस इतना पता था कि उसे 5 महान पापों को इकट्ठा करना है। 1 साल बाद घर में सब कुछ शांत है। लियो ने अपने भाई के ड्रग कारोबार पर कब्जा कर लिया है। अलान अब यूदिया के साथ चिट्ठियों के जरिए जुड़ा रहता है और उनके अनाथालय को लगातार दान मिलता रहता है। फिर एक दिन यबन बताता है कि उसने तीसरे बॉस के बारे में सुराग पा लिया है। अलान खुश हो जाता है क्योंकि यह तीसरे बॉस का प्राचीन रिकॉर्ड था। उसी रात एक ड्रग गोदाम में हाहाकार मच जाता है। लियो के 2 अधिकारी देखते हैं कि उनके सारे आदमी खून में लथपथ पड़े हैं। कुछ अपने गले में खुद चाकू घोंप रहे हैं, जैसे किसी ने उनके शरीर पर नियंत्रण पा लिया हो। थोड़ी देर में वही हाल उनका भी होता है। असल में यह सब डेइस और यूदिया ने किया था। काम खत्म करने के बाद डेइस पूछता है कि क्या ये सब करने से कोई फर्क पड़ता है, तो यूदिया कहती है, हाँ, इससे हमारे मालिक की वापसी की तैयारी होती है। वो दोनों ब्लू मून नाम का निशान छोड़ते हैं क्योंकि वे खुद को ब्लू मून यानी अलेन की तलवार कहते हैं। 1 और साल बीत जाता है। अब याबान अलेन को बताता है कि उसने 5वां बच्चा भी बचा लिया है। उसे भी अनाथालय भेज दिया गया है। अलेन बहुत खुश होता है क्योंकि उसने अपना सबसे बड़ा मिशन पूरा कर लिया। तीसरे पाप लोभ ग्रीड को ढूंढना सबसे मुश्किल था, लेकिन अपने गेम के ज्ञान से उसने यह भी कर दिखाया। अलेन याबन को आराम करने को कहता है क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। यबन पूछता है, क्या मिशन खत्म हो गया? अलेन कहता है, हाँ। फिर याबन कहता है कि वह खुश नहीं दिख रहा, तो अलेन मुस्कुराने का दावा करता है, भले ही उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। अलेन जमीन पर लेट जाता है सुकून में, क्योंकि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा है। आखिर ये बच्चे बुरे बने थे क्योंकि उनके साथ बुरा हुआ था और अब उसने उन्हें बचा लिया था। कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो कर पाएगा। एलन फिर याबन से अनाथालय की स्थिति के बारे में पूछता है।
याबन उसे एक पत्र दिखाता है और बताता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसे उम्मीद थी। शुरू में बच्चे टूटी हुई गुड़ियों जैसे थे, लेकिन अब वे मुस्कुराने लगे हैं। यह सुनकर अलन को राहत मिलती है, क्योंकि अब उन्हें किसी और केयरटेकर को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलन उतिया पर गर्व महसूस करता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बच्चों की देखभाल का इतना दबाव संभाल पाएगी। उसे लगता है कि शायद उसके लिए यह आसान है, क्योंकि उसका अतीत भी किसी न किसी रूप में अनाथालय से जुड़ा हुआ है। अलन याबन से कहता है कि जो कुछ भी उसने देखा, उससे साफ है कि उतिया एक बहुत अच्छी लड़की है। पत्र में उतिया ने लिखा है कि सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं। अलन खुश होता है कि बच्चे अच्छे से बड़े हो रहे हैं। चूंकि सभी 5 बच्चे अच्छे से बढ़ रहे हैं, अलन मानता है कि माहौल का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। फिर याबन उससे पूछता है कि वो बच्चों से मिलने कब जाने वाला है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि कभी न कभी वह उनसे मिलेगा। लेकिन अंदर से अलन का बच्चों से मिलने का कोई इरादा नहीं है। उसे पता है कि सामने जाकर मिलना अच्छा रहेगा, लेकिन वह उनके असली स्वभाव से डरता है जो उसने गेम में देखा था। फिर भी उसे लगता है कि सब ठीक रहेगा, क्योंकि उसने उन्हें उनके जागरण से पहले ही बचा लिया था। इसलिए वह झूठ बोलता है और कहता है कि शायद भविष्य में उनसे मिलने जाएगा। अब जबकि उसने उन्हें बचा लिया है, वह सोचता है कि अगला कदम खुद को कुछ सेल्फ डिफेंस सिखाना होना चाहिए। उसे लगता है कि उसमें जादू सीखने की योग्यता है। तभी याबन उससे पूछता है कि क्या उसने ब्लू मून नाम के समूह के बारे में सुना है। अलन कहता है कि नहीं सुना। तब याबन बताता है कि यह एक समूह है जो हाल ही में अपराधी संगठनों का सफाया कर रहा है। यह सुनकर अलन को यह सामान्य लगता है और वह इसे कोई बड़ी बात नहीं मानता। लेकिन याबन बताता है कि यह समूह कुछ रईसों, नोबल्स की हत्या भी कर चुका है, इसलिए उसने सोचा कि अलन शायद इन्हें जानता होगा। यह सुनकर अलन थोड़ा सतर्क हो जाता है और याबन से कहता है कि वह उसके कमरे के पास वाले कमरे में सोया करे। उधर ब्लू मून की नेता यूटिया अपने साथियों से हफ्ते की रिपोर्ट मांगती है। घमंड का पाप सियोलंग बताती है कि उसने गुलाम व्यापारी गिरोह के सरदारों का अंत कर दिया। उसने उनसे कहा था कि अगर वे उसकी आंखों का रंग बता दें तो वह उन्हें छोड़ देगी, लेकिन वे नहीं बता सके और उसने सबको खत्म कर दिया। लालच का पाप। रायन कहता है कि सभी लाशों को ठीक से दफनाया गया, और आसक्ति का पाप, रादान ने उन सभी अवैध प्रयोगों को खत्म कर दिया है। यह सुनकर उतिया खुश होती है और कहती है कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा है। वह कहती है, हम सब ब्लू मून की महिमा के लिए जीते हैं। तभी राडन बताता है कि एक समस्या है। एवलॉन नामक संगठन का मुखिया अब लियो है, जो काउंट का सबसे बड़ा बेटा है। राडन बताता है कि उसने दक्षिण में एवलॉन के बेस पर छापा मारते वक्त एक खतरनाक दस्तावेज पाया। उसमें लिखा था कि लियो पिता की मौत के बाद अल्लन को मारने की योजना बना रहा है। यह सुनकर उतिया गुस्से से भर जाती है। 2 साल बाद काउंट पाडियो की मौत हो जाती है। रिपोर्ट कहती है कि वह दिल के दौरे से मरे, लेकिन असली वजह उनके नशे की लत थी। अंतिम संस्कार के समय लियो को पता चलता है कि ब्लू मून ने उसके कारोबार पर फिर हमला किया है। अल्लन भी यह सुनता है और जानता है कि अब वे ब्लू मून को गंभीरता से लेने लगे हैं। अंतिम संस्कार बहुत शांतिपूर्वक खत्म होता है। इसके बाद याबन अलन से पूछता है कि अब उसका अगला कदम क्या है। वह याद दिलाता है कि अगले साल लियो को काउंट की उपाधि मिलने वाली है, लेकिन अल्लन अचानक कहता है कि वे इस हवेली को छोड़कर जा रहे हैं। याबन हैरान हो जाता है। अल्लन बताता है कि वे रॉडमिल नाम के दक्षिणी गांव जा रहे हैं। वे वहां पहुंचते हैं और 3 दिन तक शांति से रहते हैं, लेकिन फिर एक चौंकाने वाली खबर मिलती है, लियो की हत्या हो गई है। अल्लन यकीन नहीं कर पाता कि वह इतनी जल्दी वापस एस्टेट लौट आया है। लियो की मौत का कारण था दिल में चाकू का घाव, लेकिन यह किसने किया, कोई नहीं जानता। फिर याबन अलन से पूछता है कि क्या उसने कुछ अजीब देखा। अलन पूछता है क्यों, तो याबन कहता है, क्या तुमने ही एक रात में एवलॉन का सफाया किया। यह सुनकर अलन चौंक जाता है और समझता है कि सब उसे ही इस विनाश का मास्टरमाइंड मान रहे हैं। असल में जब एलन रॉडमिल जाने वाला था, तब याबन ने पूछा था कि वह किसी शहर में क्यों नहीं जा रहा, लेकिन अलन जानता था कि रॉडमिल ही सही जगह है। वहां का महल परिवार से अलग और शांत था। वहीं वह अपने अगले प्लान को पूरा करना चाहता था। दरअसल लियो उसे मारने की सोच ही रहा था, लेकिन अलन के डर दिखाने और झुककर प्रणाम करने से उसने अपना मन बदल लिया। उसने अपने आदमी अल्मान को अलन की गाड़ी का पीछा करने भेजा, लेकिन आलमन ने ही उसे धोखा देकर मार डाला। वह असल में रदान था,
आसक्ति का पाप, राडन ने कहा। किसी को हमारे स्वामी ग्रेट मून को छूने की इजाजत नहीं है। उसने 2 साल तक इंतजार किया था ताकि लियो खुद अपने मुंह से अलन को मारने की बात कहे, और जैसे ही कहा उसने उसे खत्म कर दिया। उधर अलन अपने नए जीवन में खुश था। सुबह जब चाहे उठता, खाना खाता और आराम करता। लेकिन तभी एक संदेश आता है कि उसका भाई मर गया है। 3 दिन की शांति खत्म हो जाती है। वह वापस एस्टेट लौटता है और देखता है कि सब उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। यबन उससे कहता है कि अब लोग उसे मास्टरमाइंड मान रहे हैं क्योंकि सब कुछ उसके हक में गया है। लियो मर गया, एवलॉन खत्म, और अब अलन अकेला वारिस है। अलन सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतनी ताकत किसके पास थी जो एवलॉन को एक रात में मिटा दे। तभी उसे याद आता है ब्लू मून नाम का संगठन। लेकिन याबन बताता है कि जानकारी के अनुसार ब्लू मून ने यह नहीं किया क्योंकि वे अपने पीछे कोई लाश नहीं छोड़ते, बस एक निशान। ये सुनकर अलन हैरान हो जाता है कि फिर यह सब किसने किया। उधर उतिया अपनी टीम से पूछती है कि क्या उनके निशान पीछे रह गए हैं। सब कहते हैं कि नहीं। उतिया मुस्कुराती है। उसकी योजना पूरी तरह सफल रही। एवलॉन, जो कभी सबसे ताकतवर संगठन था, अब मिट चुका है। बस 5 दिनों में ब्लू मून ने उसे खत्म कर दिया। राडन बताता है कि कुछ रईस अब भी एवलॉन से जुड़े हुए हैं, खासकर अल्टिया डूची। उतिया तुरंत कहती है कि उन्हें भी चुपचाप हटा दिया जाए। सारी सूचना गिल्ड्स इस विनाश को एक ही नाम से बुला रही थीं, Hell created by the Sword Master. Promise that you'll catch me.